नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम की एक और सच्ची घटना में। क्या आपको पता है कि पंजाब में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी थी। वहां के प्रशासन ने केस के पीछे दिन रात एक कर दिया था। एक ऐसा घर जिसका रसूख पूरे शहर में था। यहीं इसी घर में एक के बाद एक दो भयानक वारदातें होती हैं। कातिलों ने इस तरह के कत्ल को अंजाम दिया कि उसमें से एक तो सुलझ गया, लेकिन दूसरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब राज्य के लुधियाना शहर से। पॉश इलाके में एक घर था जहां पर जैन फैमिली रहा करती थी और ये फैमिली लुधियाना के सबसे बड़े और अमीर घरानों में आती थी। इलाके में काफ़ी अच्छा रसूख था। घर में रीमा जैन और दो बेटे और एक बेटी रहा करती थी। बेटों का नाम था भानु प्रताप जैन और भरत जैन और बेटी का नाम था भानवी जैन। इस घर के लोग धीरे धीरे एक बहुत बड़े दुख से उभर रहे थे। वह दुख यह था कि बच्चों के पिता और रीमा जैन के पति सुनील जैन की मृत्यु पर सुनील जैन पहले अपने बिजनेस को संभाला करते थे। यह एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसके अलावा भी इनके कई बिजनेस थे, लेकिन 2002 में इनकी मृत्यु के बाद 2005 तक इनकी पत्नी ने सारा बिजनेस संभाल लिया था। साथ ही साथ अपना घर भी देखती थी, बच्चों का ध्यान भी रखती थी। बड़े बेटे भानु प्रताप तो लगभग 20 साल के हो चुके थे और यह बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे। ये 2005 का साल चल रहा था। पिता की मृत्यु को लगभग 3 साल हो चुके थे। धीरे धीरे जैन फैमिली का जीवन भी पटरी पर आने लगा। यह लोग दुख से उभरने लगे। रीमा जैन भी अपने पति के नक्शे कदम पर चल रही थीं, अच्छे से बिजनेस को संभाल रही थीं। साथ ही साथ यह सोशल वर्कर भी थीं, तो लोगों की मदद भी करती थीं। रीमा जैन की उम्र केवल 40 साल थी। इन्हें फिटनेस का भी बहुत शौक था। यह इसके लिए एक्सरसाइज करने, स्विंग करने के लिए सतलज क्लब में जाती थीं। इस क्लब में रीमा रोज सुबह स्विंग करने के लिए क्लब में जाती थी और 9 बजे तक वापस लौट आती थी। फिर अपना ऑफिस और घर वगैरह संभालती थी। इनका यही रोज का रूटीन था। ऐसे ही 30 जुलाई 2005 का दिन आता है। सुबह सुबह का समय था, सूरज निकल रहा था। रोज की तरह रीमा जैन भी अपने रूटीन को फॉलो करते हुए सुबह में सतलज क्लब के लिए निकलती हैं। यह अपनी कार होंडा एकॉर्ड से निकली। चूँकि कुछ साल पहले ही पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद से बच्चों का ध्यान रीमा को ही रखना पड़ता था। तो यह कहीं भी आती जाती तो अपने बच्चों को बताकर जाती थी ताकि वह परेशान ना होने लगे। आज के दिन भी इन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि मैं सतलज क्लब जा रही हूँ, मैं 9 बजे तक वापस लौट आऊँगी। अब धीरे धीरे 9 बजते हैं, फिर 9:30 बजते हैं, रीमा घर नहीं लौटी। भानु प्रताप को अपनी माँ की चिंता हुई। उन्होंने कॉल किया पर माँ का फ़ोन बंद था। इसके बाद बेटे ने घर से किसी को लेकर सतलज क्लब जाते हैं अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए। बेटे ने ध्यान दिया कि क्लब की पार्किंग एरिया में माँ की कार खड़ी नहीं है। क्लब के स्टाफ ने बताया कि रीमा जी तो 9 बजे ही यहाँ से जा चुकी थी। यह सुनकर बेटी की टेंशन और भी बढ़ती है। आखिर माँ क्लब के बाद कहाँ जा सकती हैं। लगा कि उन्हें ऑफिस का कुछ काम याद आ गया होगा, वहीं चली गई होंगी। इसके बाद बेटे ने ऑफिस में फ़ोन लगाया, वहाँ पर भी माँ नहीं आई थी। अब क्लब से तो वह निकल चुकी, ना तो घर आई और ना ही ऑफिस गई, फिर कहाँ जा सकती हैं। अब माँ के इस तरह गायब होने से बेटे के जहन में अपने पिता की कुछ पुरानी चीज़ें घूमने लगती हैं जिसे याद नहीं करना चाहते थे। आज से करीब 3 साल पहले पिता सुनील जैन के साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। वह अपने टाइम से घर नहीं लौटे। फिर माँ ने ऑफिस में पता किया। जब वे पता कर रही थी तो उस वक्त सुनील अपने ऑफिस से निकल चुके थे। इसके बाद अपने पति की तलाश में रीमा घर से निकलती है। रास्ते में ही सुनसान जगह पर सुनील की गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर सुनील रक्त में पड़े हुए मिलते हैं। किसी ने इन पर गोलियां चलाई थीं। काफ़ी देर के बाद रीमा यहां पर पहुंची थी। फिर फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। शरीर से रक्त ज़्यादा गिर चुका था। अगर थोड़ी देर पहले लाते तो बचने की संभावना भी। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है। फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि सुनील को गोलियां लगी थीं। इसलिए पुलिस ने सोचा कि किसी दुश्मनी या आपसी रंजिश का मामला होगा। पुलिस ने सबसे पूछताछ शुरू कर दी। घर वालों से पूछा कि सुनील अपने बिजनेस के अलावा और कौन कौन से काम करते थे। यह भी पता करते हैं कि सुनील कुछ और गैर कानूनी कामों में वॉलेट तो थे या नहीं थे। इनके ऊपर कोई अकेला आदमी हमला नहीं कर सकता, कई लोग रहे होंगे या किसी गैंग का काम होगा। घर वालों ने बताया कि सुनील तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, पारिवारिक शख्स थे।
इनका ना तो किसी गुंडे से संबंध था और ना ही ये कोई गलत काम करते थे। पुलिस के बारे में छानबीन करती है। यह भी देखा गया कि सुनील की मृत्यु से आखिर कितने लोगों का बिजनेस तेजी से पकड़ेगा, कितने लोगों को फायदा होगा, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुनील की पत्नी रीमा जैन और कुछ करीब लोगों से पुलिस ने कहा कि आप लोगों को जिन जिन लोगों पर शक है उनकी लिस्ट बनाइए। रीमा जैन ने लिस्ट तैयार की। इसमें कई बिजनेस राइवल के लोग थे, कुछ स्टाफ मेंबर थे जिनसे सुनील की कहासुनी हुई थी, कुछ रिश्तेदार वगैरह भी थे। साथ ही साथ सुनील के बड़े भाई अनिल जैन का भी नाम था। अनिल जैन भी एक बिजनेसमैन थे। इनका रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का बिजनेस था। लुधियाना के शेरपुर खुर्द गांव में न टेक्सटाइल मिल नाम से अनिल की फैक्ट्री थी। वैसे अनिल जैन को लोग मिक्की जैन के नाम से भी जानते थे। रीमा जैन के द्वारा बनाई गई संदिग्धों की लिस्ट पुलिस ले लेती है। इस लिस्ट में मेंशन किए गए नामों का बैकग्राउंड निकाला जाता है। इनके कॉन्टैक्ट देखे जाते हैं, आखिरी लोग कौन कौन से लोगों से मिलते हैं या संबंध रखते हैं, जिनका पुलिस में रिकॉर्ड हो। फिर बारी बारी करके लोग इस लिस्ट से हट रहे थे। इन सभी लोगों में बस एक ही नाम बचता है जिनके कॉन्टैक्ट में कुछ क्रिमिनल्स थे। वह नाम था सुनील जैन के बड़े भाई अनिल जैन और मिक्की। यह एक इंसान खुद भी इल्लीगल कामों में वॉलेट था, जैसे कि काले धन को सफेद करना यानी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। पुलिस ने सच सोचा कि कहीं इसी ने तो नहीं अपने भाई का कत्ल करवा दिया। इसके अपराधियों से कॉन्टैक्ट भी हैं। पुलिस ने शक के आधार पर मिक्की को उठा लेती है। इसने बोला कि इसका अपने भाई के कत्ल में कोई हाथ नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है। आगे सेशन में कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। ये सारी चीज़ें 2002 से 2005 के बीच चल रही थीं। सबूतों के अभाव में अनिल इस केस से बरी हो जाता है। इसके बाद रीमा ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। यहाँ से भी इनके जेठ मिक्की जैन बरी हो गए। इनका अपने भाई के कत्ल में कोई भी बॉलीवुड एंड नहीं था। अब रीमा जैन के वर्तमान टाइम में आई तो पुलिस सुनील जैन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। असली कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। अब यहाँ 30 जुलाई 2005 को रीमा घर से क्लब आई, स्विमिंग किया, फिर क्लब से निकल गई, लेकिन यह घर नहीं पहुँची। घर पर रीमा की फैमिली बहुत परेशान थी। सुनील के साथ हुए हादसे अभी भी यह लोग भूले नहीं थे कि अब रीमा लापता हो गई। अब भानु प्रताप के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ से, रिश्तेदारों से, जितने भी फ़ोन में कांटेक्ट थे, सभी लोगों से जहां जहां पर मां जाती थी वहां जाकर पता किया। चारों तरफ देखा गया, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। अब धीरे धीरे शाम हो जाता है। रीमा अभी घर नहीं आई। इसके बाद बड़े बेटे भानु प्रताप लुधियाना के डिवीज़न 5 पुलिस स्टेशन में अपनी माँ रीमा जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती हैं। क्योंकि इससे पहले भी जैन परिवार में एक घटना घटित हो चुकी थी, इसकी तफ्तीश भी चल रही थी, इसलिए इस केस को भी सीरियस लिया जाता है। शहर के एसपी ने यह केस अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बार इन्होंने कोई चांस नहीं लेना था। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। बेटे ने बताया कि इसके ताऊ यानी अनिल जैन से मांग का विवाद चल रहा था। बिजनेस वगैरह को लेकर घर में कुछ और लोग भी थे। उन्होंने भी यह बात कन्फर्म करी। ऐसा कुछ सीरियस नहीं था जैसा कि आम घरों में होता है, वैसा ही था। अब ये हुआ कि अनिल जैन नहीं कुछ किया होगा। फिर 31 जुलाई 2005 तक पुलिस मिक्की जैन के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करती है। इसके बाद इसे इसके घर लुधियाना के परखोवा रोड पर मौजूद प्रीमियम अपार्टमेंट में उठाया जाता है। मिक्की से पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। इसने कहा कि इसका भाभी की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। भले ही इनके बीच विवाद चल रहा हो, लेकिन इतना भी नहीं था कि ऐसा करना पड़े। पहले भी मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लग चुके हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही करीब 3 दिनों तक पूछताछ चलती रही। 2 अगस्त 2005 तक इसे छोड़ दिया गया। इधर चूँकि रीमा अपनी कार से निकली थी, ना तो वह मिल रही थी और ना ही उनकी गाड़ी। इसके बाद पुलिस ने रीमा जैन की गाड़ी का नंबर हर पुलिस स्टेशन में प्लेस कर दिया। सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी किया जाता है कि इस नंबर की गाड़ी मिले तो तुरंत सूचित करें। यही नहीं, लुधियाना पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों में भी कार का नंबर फ्लैश कर दिया। गाड़ी पंजाब राज्य में नहीं है तो पड़ोसी राज्यों में जरूर मिलेगी। यह कहने के बाद पुलिस ने रीमा जैन के दुश्मनों का पता लगाना शुरू किया। इनके राइवल बिजनेसमैन, दोस्त, परिवार, जानने वाले बिजनेस स्टाफ, जिस क्लब में यह जाती थी वहाँ के लोगों से हर तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। कोई सुराग नहीं मिला। किसी से कोई दुश्मनी का सवाल भी नहीं था। रीमा एक सोशल वर्कर थी, लोगों की मदद करती थी। इनका स्वभाव भी अच्छा था। परिवार में ना तो सुनील जैन को पैसों का घमंड था और ना ही रीमा जैन को।
रीमा जैन के गायब होने व किडनैप होने जैसी खबरें न्यूज में चलने लगीं, अखबारों में भी छपने लगीं। यह भी था कि अगर मिक्की ने अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं किया तो कोई बाहर वाला होगा। अगर उसने पैसों के लिए किडनैप किया तो जरूर फिरौती का कॉल आएगा, तो घर वाले इसका भी इंतजार कर रहे थे। फिर छानबीन और पूछताछ में हफ्तों बीत जाते हैं पर किसी ने कॉल नहीं किया। 16 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इनकी ड्यूटी इंटरनेशनल साइट के एक पार्किंग एरिया में लगी थी। 16 अगस्त को कांस्टेबल यूं ही अपना गाड़ियों पर निगरानी रख रहे थे और टहल रहे थे। तभी अचानक इनकी नज़र पार्किंग एरिया में एक गाड़ी पर पड़ी, क्योंकि रीमा जैन की कार और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फ्लैश था। इस वजह से जब कांस्टेबल ने पार्किंग एरिया में इस गाड़ी को देखा और अपने बड़े ऑफिसर को इसकी सूचना दी, फिर इसके बाद तुरंत बाद ऑफिसर्स यहाँ आते हैं और गाड़ी को देखना शुरू कर देते हैं। फिर गाड़ी का नंबर मैच हो जाता है, साथ ही साथ गाड़ी का कॉलर मॉडल सब कुछ मिल रहा था। तो दिल्ली पुलिस लुधियाना पुलिस को गाड़ी की खबर देती है। खबर सुनकर लुधियाना पुलिस भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। इनके साथ जैन परिवार के कुछ लोग भी, बेटे भी आए हुए थे। गाड़ी सच में रीमा जैन की ही थी, जिसे लेकर 30 जुलाई की सुबह निकली थी। आखिर गाड़ी यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर कैसे आई? यह गाड़ी कोई संदिग्ध हालत में भी नहीं थी। इसकी बॉडी पर कोई डेंट वगैरह भी नहीं था। बाकायदा गाड़ी की पार्किंग स्लिप लेकर इसे पार्क किया गया था। पर्ची काटने वाले ने बताया कि इसे याद नहीं है कि गाड़ी किसने पार्क की है। रोज सैकड़ों लोग यहाँ पर आते जाते हैं। इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली जाती है। इसमें से रीमा जैन का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बरामद होता है, जिसे लेकर रीमा क्लब जाती थी। इससे लुधियाना पुलिस ने चोरी निकाली कि रीमा अपनी गाड़ी लेकर क्लब गई, वहाँ अपना जो काम करना था वह किया। उन्होंने कोई इमरजेंसी खबर मिली होगी, फिर लुधियाना से दिल्ली आई। एयरपोर्ट से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर विदेश चली गई। क्योंकि यह विदेश गई तो यहाँ इंडियन नंबर काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए सिम बंद हो गया। पुलिस गाड़ी को जब्त करके लुधियाना ले आती है। फिर वापस से घर वालों से पूछताछ होती है। आखिर उनके विदेश में किन किन लोगों से जान पहचान है, वह विदेश में कौन सी जगह पर जा सकती हैं, उनकी करीब जान पहचान होगी। इसी समय रीमा जैन के रूम की तलाशी भी ली जाती है, शायद यहाँ से उनके विदेश जाने का कोई क्लू मिल जाए। इसी दौरान रीमा की अलमारी से इनका पासपोर्ट बरामद होता है। अगर पासपोर्ट यहाँ पर है तो रीमा विदेश नहीं गई होगी। पुलिस की थ्योरी फेल हो गई। लगा कि किडनैप करने वाले गुंडों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी एयरपोर्ट पर खड़ी कर दी। जरूर रीमा को उन लोगों ने दिल्ली में ही कहीं रखा होगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी अपनी खोजबीन शुरू कर देती है। दोनों स्टेट की पुलिस पर मीडिया का प्रेशर था। मामला हाई प्रोफाइल था, तो पॉलिटिकल प्रेशर, परिवार वालों का प्रेशर, बड़े बड़े ऑफिसर का प्रेशर, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम पर प्रेशर का भी कोई कसर नहीं छोड़ता। अगर रीमा की किडनैपिंग हुई तो फिरौती का कॉल आना चाहिए था, पर महीनों गुजर गए, कॉल नहीं आया। पुलिस को कहीं से कोई लावारिस शव भी नहीं मिला। पुलिस ने अपने मुखाबरों को भी काम पर लगा दिया था। वह लोग भी शहर के गुंडे मवालियों से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी खोजबीन की, लेकिन वहाँ से भी रीमा जैन का कुछ पता नहीं चला। समय बीत रहा था कि मुखाबिर के जरिए खबर निकली कि रीमा के लापता होने के कुछ दिन पहले जसबीर सिंह सतलुज क्लब के बाहर घूमते हुए देखा था। अनिल जैन के जानने वाले अपराधियों में एक ऐसा था जिससे माखन सिंह की दोस्ती थी। वापस से पुलिस की थ्योरी निकल दिया कि अनिल उर्फ मिक्की ने जसबीर को सुपारी दी अपनी भाभी का कत्ल करने की। जसबीर की गैंग ने सुपारी ली। गैंग जेल में था, इसी जेल में माखन सिंह भी रहा होगा। जसबीर के गैंग ने किसी ने माखन सिंह को सुपारी के बारे में बता दिया, जिससे मुखबिर तक यह बात पहुंचती है और फिर पुलिस तक पहुंची। लेकिन पुलिस जसबीर और उसके साथियों को किस आधार पर उठाए, क्योंकि ये गुंडे बदमाश थे, कोई ना कोई केस थाने में दर्ज होगा ही। पुलिस ने इसी बारे में पता करना शुरू किया। अनिल जैन 3 लोगों को जानता था, जसबीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ केस ढूंढने शुरू किया। कुछ वसूली और गुंडागर्दी के केस सामने आते हैं। फिर पुलिस जसबीर, कुलदीप और तरसेम को उठा लेती है। जिस केस के लिए इन्हें उठाया गया उससे हटकर रीमा जैन केस के बारे में उनसे पूछते हैं। पुलिस ने अपने तरीके से इनसे बात की है। गुंडे टूट जाते हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि रीमा जैन का कत्ल इन्होंने किया है और अनिल जैन के कहने पर किया। 25 लाख में डील हुई थी, जिसमें से 10 लाख एडवांस में दिए गए थे। 16 फरवरी 2006 तक अनिल जैन उर्फ मिक्की को भी पुलिस उठा लेती है। इससे नरमी दिखाकर बहुत पूछताछ हो चुकी थी, अब थोड़ी कड़ाई दिखाकर पूछताछ की जाती है।
इसने भी स्वीकार कर लिया कि रीमा का कत्ल इसके ही कहने पर हुआ। अब इसने पूरी कहानी सुनाई और साथ में सब कहाँ पर ठिकाने लगाया वह भी बताया। अनिल जैन घर का आदमी था तो यह जानता था कि रीमा कब अकेली निकलेगी। सतलज क्लब में रीमा जैन कब स्विमिंग करने के लिए जाती है तो यह अकेले जाती है, इसके साथ कोई भी नहीं होता है, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं। 30 जुलाई 2005 की सुबह जसवीर, कुलदीप और तरसेम सिंह तीनों सतलज क्लब के बाहर रीमा का इंतजार करते हैं। रीमा जब स्विमिंग करने के लिए क्लब से बाहर आई और अपने सामान को गाड़ी में रखकर बैठने वाली ही थी, तभी यह 3 बदमाश रीमा को अपनी कार में बैठाकर ले जाते हैं। इनमें से एक था कुलदीप सिंह। यह रीमा की गाड़ी को चला रहा था। कहीं कहीं पर लिखा कि रीमा को उन्हीं की कार में किडनैप किया गया है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ थीं, एक रीमा की और दूसरी अनिल की, जिसे यह 3 बदमाश यूज कर रहे थे। यह भी था कि शहर में सभी लोग रीमा को जानते हैं, उन्हें कहीं भी लेकर जाएं तो लोग पहचान लेंगे। इसका भी सॉल्यूशन निकला कि अनिल जैन अपनी फैक्ट्री में इस काम को अंजाम देंगे और तीनों बदमाश रीमा को लेकर टेक्सटाइल फैक्ट्री में आए तो शेरपुर खुर्द गांव में था। अनिल यहाँ पर सबका इंतजार कर रहा था। रीमा को फैक्ट्री लाया गया क्योंकि अब सुबह सुबह का समय था तो फैक्ट्री के स्टाफ भी नहीं आए थे। सबसे पहले तीनों बदमाश और अनिल रीमा को टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं। इन्होंने डरा धमका कर पहले कुछ कागजों पर साइन करवाए। इसमें बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़े कागज थे। साइन कराने के बाद फिर से मारपीट हुआ। फिर सीमा को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वैसे यह इंसुलिन के इंजेक्शन डायबिटीज पेशेंट को दिए जाते हैं जिनका शुगर लेवल हाई होता है। इंसुलिन के शॉट से हाई शुगर लेवल को लोग करके नॉर्मल लाते हैं। यह एक तय मात्रा में दिया जाता है। अगर ज़्यादा दिया तो शुगर लेवल बहुत लो हो जाएगा, जान खतरे में पड़ सकती। अब आप सोच सकते हैं कि जिससे डायबिटीज़ नहीं है उसे इंसुलिन दिया तो क्या होगा। यहाँ पर रीमा डायबिटीज़ की पेशेंट नहीं थी, इसको इंसुलिन दिया जाता है ताकि इसका शुगर लेवल कम हो और इसकी मृत्यु हो जाए। जब पुलिस सबको बरामद करे और पोस्टमार्टम हो तो मृत्यु का कारण लो शुगर लेवल आए जिससे मृत्यु नेचुरल लगे। इन्होंने रीमा को इंसुलिन के 4 शॉट्स दिए। थोड़ी ही देर में रीमा की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे फैक्ट्री में वर्कर्स के आने का टाइम होने लगा। इन्होंने रीमा के सबको फैक्ट्री के स्टोरेज एरिया में छिपा दिया। इसी में ड्राइवर कुलदीप था। इसको रीमा की गाड़ी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क करने को कहा और अच्छे से पार्किंग स्लिप लेकर पार्क करेगा ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि रीमा विदेश चली गई है। कुलदीप ऐसा ही करता। बाकी लोग भी अपने अपने घर लौट गए। फिर अगले दिन रीमा के सबको फैक्ट्री के गटर में फेंक दिया जाता है जिससे सब सेप्टिक टैंक में चला गया। अब सब सच्चाई बाहर आने के बाद अनिल जैन पुलिस को उस टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाता है। पुलिस को सब बरामद करना था। पुलिस ने अपने साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम को ले लिया। मजिस्ट्रेट को इसलिए साथ लिया गया ताकि कल को कोई सवाल उठाए कि पुलिस ने कहीं और से सब बरामद किया और बेकार में ही अनिल को टारगेट कर रही है। फैक्ट्री के अंदर अनिल ने खुद सेप्टिक टैंक के ऊपर पड़े प्लाई बोर्ड और बाकी चीज़ों को हटाया, साफ किया। फिर पुलिस के साथ आई कर्मचारी सेप्टिक टैंक के अंदर जाकर तलाशना शुरू करते हैं। तो 7 महीने पहले हुआ था इसलिए सब ही कंपोज हो चुका, केवल हड्डियां ही बची होगी। सबकी पहचान के लिए रीमा जैन के बड़े बेटे को भी बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद सेप्टिक टैंक के अंदर से हड्डियों का एक कंकाल बरामद होता है। इसे पहचानना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा सफ़ेद पैंट, चप्पल और कढ़ाई किए हुए कुछ कपड़े मिलते हैं। कढ़ाई के डिजाइन से बेटे ने पहचान लिया कि उस दिन माँ यही कपड़े पहनकर घर से निकली थी। यह 16 फरवरी 2006 का दिन चल रहा था। सबको पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों की जांच के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि हड्डियों को स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करें तो फिर उन्होंने खोपड़ी का पर कुछ निशान मिले, स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम कैसे करें। फिर भी इन्होंने पोस्टमार्टम किया। इसमें खोपड़ी पर कुछ निशान मिले। लगा कि किसी भारी भरकम चीज़ से सर पर वार किया गया होगा। यह भी था कि हड्डियां रीमा जैन की थीं या नहीं। रीमा की मां और बड़े बेटे भानु प्रताप के रक्त के सैंपल लिए जाते हैं डीएनए जांच कराने के लिए। इन सैंपल को चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब भेजा गया। यहाँ पर डीएनए 100% मैच हो जाता है। इसके बाद रीमा के चेहरे को फोटो और बरामद हुए स्केल का सुपर पोजिशन टेस्ट होता है। इसमें भी स्केल की बनावट रीमा जैन से मिल रही थी। रीमा के कत्ल से 4 महीने पहले इन्होंने 4 दांतों की जगह आर्टिफिशियल फीलिंग कराई थी। वो फीलिंग भी स्केल के जबड़े में मौजूद थी। जिस डॉक्टर ने ये फीलिंग की थी यह भी
कंफर्म करते हैं। अब 18 फरवरी तक अनिल की गैराज से वो गाड़ी भी बरामद हुई जिसे गुंडों ने किडनैपिंग में यूज किया था। 19 फरवरी 2006 तक जसवीर के घर से रीमा की सोने की अंगूठी और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। इस पर रीमा का एड्रेस लिखा हुआ था। इसी दिन कुलदीप सिंह के घर से रीमा जैन की एम्पोर्टेड रिस्ट और वॉच भी उनकी फोटो मिलती है। फिर 14 अप्रैल 2006 तक पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। इसमें अपराधियों के ऊपर आईपीसी की धारा 322, 304 कई धाराएं लगाई जाती हैं। अनिल जैन का मोटिव बताया गया कि उन्हें अपने छोटे भाई के कत्ल में झूठा फंसाया गया। 1 साल तक इसे झूठ आरोप में जेल में कैद होना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, जबकि इसने तो वह क्राइम किया भी नहीं था। इसके अलावा छोटे भाई की प्रॉपर्टी और बिजनेस का भी लालच था, साथ ही साथ भाभी से बदला भी लेना था क्योंकि उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए थे। अब सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। 2012 तक 34 गवाहों और 4 आरोपियों की ओर से गवाहों और सबूतों सब देखने की सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 26 नवंबर 2012 को कोर्ट ने अपने बार सेट पेज की जजमेंट रिजर्व रखी। फिर 3 दिसंबर को फैसला सुनाया। अनिल जैन उर्फ मिक्की जैन, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तमसिम सिंह उम्र कैद की सजा सुनाई। यही दोषी तरसेम और कुलदीप के घर वालों ने बोला कि इनकी बेटी निर्दोष है। फैसले को ये लोग हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। कुलदीप के मामा ने कहा कि कुलदीप तो केवल ड्राइवर था, इसने रीमा की गाड़ी को बस दिल्ली से ले जाकर पार्क किया था, निर्दोष है। रीमा के बड़े बेटे भानु प्रताप भी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, अभी हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने अकेले ही अपनी बहन और भाई का ख्याल रखा। उन्होंने बताया कि जब यह रात को डर कर उठते तो उन्हें संभालने वाला कोई भी नहीं था। कैसा लगेगा जब अपनी माँ की खोज में सेप्टिक टैंक के पास आना पड़े, यहीं से उनके कपड़े और चप्पल मिले। इनका दिल आज भी सोचकर दहल जाता है। जब फिलहाल हाई कोर्ट में रीमा जैन का केस चल रहा है। सुनील जैन के कत्ल की गुत्थी आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।